लौट आए हैं हम सब फिर से अपने इस शो पे, बीबीटी टॉक शो। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारे से गेस्ट हैं। तो उनका नाम है जयश्री भार्गव मैम। तो मैम बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, उन्हें सुनाती भी बहुत सुंदर ढंग। तो आज जो हमारा एपिसोड है तो इसमें हम बात करेंगे आज जयश्री मैम के साथ और इनके जीवन के बारे में, इन्होंने जो राइटिंग से करियर में किया, जो अपनी लाइफ में जो जो अभी तक किया उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका, और थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला है हमारे लिए आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें कंसिडर किया, इस लायक समझा। लाइक भी हम लोग तो बहुत छोटे छोटे से लेखक हैं, मन के भाव लिखते हैं और कुछ नहीं। आप जैसे लोग हैं तो हमें प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो पहले मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स आपके बारे में कुछ जाने, अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन अगर आप दें तो। बिल्कुल। देखिए, बेसिकली मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, जिसे हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। जी और बिल्कुल। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो हमें बड़ा प्राउड होता है बताने में कि हम लोग इंदौर से बिलोंग जी करते हैं। बिल्कुल। और बाकी मेरे बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बहुत से लोग बहर और मीटर में लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ख्याल और जज्बात लिखना ज़्यादा पसंद है। तो उन्हीं 4 लाइनों के लिए है कि मत बांधो मेरे ख़्यालों को बहर और मीटर में, मैं अपने ख्वाब और जज्बात लिखती हूँ, बाज़ और चील जैसी शिकारी नहीं हूँ मैं साधारण सी चिड़िया हूँ, मैं गौरैया सी दिखती हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत आपकी सुंदर जो इंट्रोडक्शन थी, बहुत ही प्यारी आपने दी है। थैंक यू सो मच मैम। आज हमारा जो पॉडकास्ट शो है इसके अंदर हम जानेंगे आपके बारे में, आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, जो आपने राइटिंग में क्या क्या किया। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि आपने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत कब से की? कब आपके मन में ऐसे भाव जगे कि आपको कुछ लिखने का मन हुआ? मैम देखिए, एज कैरियर बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज इन द 9th स्टैंडर्ड जब मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने स्कूल मैगजीन के लिए। आई रिमेम्बर, गंगा का पवित्र प्रवाह उसका सब्जेक्ट था। तो गंगा के बारे में मैंने लिखा था। उस समय जो प्रदूषण और इस तरह का चलता था, अब तो काफ़ी साफ हो गई। तो जी वो जी। मेरा फर्स्ट आर्टिकल था जो स्कूल मैगजीन में सिलेक्ट हुआ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला, मेरी टीचर्स ने बहुत सराहा। उसके बाद फिर कुछ छोटी-छोटी कविताएँ लिखनी शुरू की और 11th-12th तक काफ़ी कविताएँ लिखी, लेकिन उसके बाद में फिर कैरियर फ़ोकस्ड हो गए, लाइक जॉब करना है, मैनेजमेंट वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो बस उन्हीं चीज़ों में लगे, तो सारी चीज़ें एक तरह से बंद हो गई। एंड जी। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऐसे ही चलता रहा। एंड लास्ट ईयर ऑल ऑफ सडन आई वेंट थ्रू सम मेडिकल इश्यूज। ओके। तो कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज हुए जिसके कारण बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एंड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिस ईयर ओनली ओके। आई वेंट टू द सर्जरी। और उस सर्जरी के बाद, मतलब मैं एक दिन पहले तक ऑफिस में काम कर रही थी, 2 दिन बाद मेरी सर्जरी हो गई और मैं 1 महीने के लिए बिल्कुल बेड पे थी। आई हैव ओके। नथिंग टू डू विथ। ओके। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि अब मैं क्या करूँ। ना मैं ये छुट्टियों को एंजॉय कर सकती हूँ, ना मैं कुछ जी कर सकती हूँ। तो बिल्कुल। मैंने दोबारा अपनी पेन उठाई और लिखना शुरू किया। ये और बहुत बस अच्छा काम किया मैम आपने, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं जहाँ, तब हमें ऐसे लगता है जीवन में कहीं परेशानी में फंस गए हैं, तो हमारा लिखना पढ़ना ही हमारा सबसे पहला साथी बनता है। एग्जैक्टली। तो ये कह सकती हूँ कि वो एक वो टाइम होता है जब इंसान शायद डिप्रेशन में चला जाता। जी लेकिन बिल्कुल। समहाउ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो राइटर फ्रेंड्स थे। मैं लाइक सबसे बड़ी मेरी प्रतिलिपि पे जो है डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। और अच्छा। काव्यांश से रीमा है, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, आप लिख सकते हो और आप अच्छा लिखते हो। हाँ जी। तो दे बहुत हैव अच्छा हेल्प मी लिखते टू हो। ब्रिंग आउट। हाँ जी, पढ़ा सुना है मैंने आपको, बहुत अच्छा लिखते हो मैम आप। तो ऐसे ही मतलब अभी हम यही कामना करेंगे कि आप हमेशा तंदुरुस्त स्वस्थ रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी प्यारी प्यारी कविता सुनाते रहें। शुक्रिया मीमा। हाँ जी। तो मैम नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, जो आपने अपनी पहली कविता, जैसे आपने बोला कि आपने आर्टिकल लिखा था एक, उसके बाद जब आपने कविताएं लिखनी शुरू की, तो आपकी फर्स्ट कविता कौन सी थी या किस थीम पे थी? आपको याद है कुछ ऐसा? थीम एक्चुअली उस कविता की कुछ लाइनें, मुझे जैसे मैंने अभी बताया कि गौरैया वाला जो वर्ड था, ये मेरे दिल के बहुत करीब था। और ऐसे ही उस कविता की 2 लाइनें थी
कि थोड़ी-सी ज़मीन और एक मुट्ठी आकाश पंख फैलाने को, बस इतने की है चाह मुझे। तो बहुत ये सुंदर। उस कविता की मेरी फर्स्ट 2 लाइनें थी और इन 2 लाइनों को मैंने आगे भी अपनी कहीं कविता में यूज़ किया। जी, तो वो कविता मेरे दोस्तों को, मेरे टीचर्स को बहुत पसंद आई थी। तो वो जी, मैं कह सकती हूँ कि मेरी पहली ऐसी कविता थी जो मुझे भी पसंद थी और मेरे दोस्तों को, टीचर्स को भी पसंद आई थी। जी मैम शायद सच। किसी डायरी में रखी हो, कहीं लिखी हुई। जी, मतलब हाँ जी, ज़रूर कभी मौका मिलेगा तो सुनेंगे हम आपसे वो कविता। ज़रूर, ज़रूर। जी। तो नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैम, जब आपने अपना एज़ अ फील्ड में आपने वर्क करना शुरू किया, तो आपको वहाँ पे जब आप काम कर रहे थे, एज़ अ आपने बताया कि आपने अपनी फाइनेंस के अंदर या बिज़नेस के अंदर वर्क किया, तो वहाँ पे आपको कभी ऐसा मन हुआ, आपने कभी सोचा कुछ लिखने का, या आपको कैसा रहा वहाँ पे आपका? एक्चुअली मैम ऐसा रहा कि लाइक एक आपका वो अंदर का कुछ रहता है ना, तो 4 लाइनर्स में हमेशा लिखती रही। उसके लिए मैंने योर कोड जॉइन किया था। तो जी, योर कोड पे 4 लाइनर्स हम हमेशा डालते रहे। लेकिन समहाउ वो थोड़ा-सा, आई थिंक वो एक अंडररेटेड प्लेटफ़ॉर्म रहा, जी, जहाँ पे हम इतना सामने नहीं आ पाए। बिल्कुल। तो बस वही चलता रहा। कुछ कभी व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दिया लाइक दैट, ऐसे चलता रहा। पर वो स्पेस नहीं मिल पाई लिखने की। क्यों? क्योंकि आपका शेड्यूल ही ऐसा होता था कि आप सुबह 9 बजे से निकल गए ऑफिस के, हाँ जी, कभी-कभी आपको रात को भी 9 बज रही, 10 बज रही है, एंड फिर आई एम हैविंग 2 किड्स, तो उनके जी। साथ भी थोड़ा-सा। तो मैम यही मैं ये आपने अभी बताया कि आपके 2 किड्स हैं, तो वो कैसे आपको देखते हैं जब आप उनको कोई कविता लिख के सुनाते हो, पढ़ाते हो, तो वो आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? आपको कितनी उनसे प्रेरणा मिलती है और लिखने की? बच्चे कैसे आपको प्रोत्साहन करते हैं? डेफिनेटली मेरे बच्चे बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं, स्पेशली माय डॉटर। उसे मेरी कविताएं बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करती है मेरी लिखी हुई पोम्स। और कुछ शायरियाँ होती है जो कभी कभी लाइक वो एमयूएन में बहुत एक्टिव है, तो वहाँ पे भी वो सुना के आती है एंड स्पेशली मेंशन करती है कि मेरी मम्मा ने लिखा है। ये बहुत अच्छी तो बात है कि ही ऑलवेज बच्चे सपोर्ट्स मी। अपने माता-पिता की चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स को कुछ समझते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है। तो आजकल के अगर बच्चे जो ये कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी डॉटर तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। शी इज द बेस्ट सपोर्ट। यही होता है कि माँ के लिए जब उसके बच्चे साथ में हो तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। और आपके हस्बैंड वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? वो आपकी कभी ऐसे खामियाँ निकालते हैं पोएम में? क्या हमेशा आपको बोलते हैं कि अच्छा लिखा है? क्योंकि ऐसा होता है ना कभी-कभी फैमिली में कोई ना कोई एक होता है टाँग खींचने वाला। जी, देखिए टाँग खींचना इज़ अ डिफरेंट पार्ट, वो तो चलता रहता है। लेकिन येस, ऑफ कोर्स माय हस्बैंड ऑलवेज़ सपोर्ट्स मी एंड इनफैक्ट मतलब हँसी भी आती है लोगों को सुन के। कभी-कभी वो मुझे मैसेज में ऐसे ही कुछ भी तुकबंदी बना के भेज देते हैं, तो इवन आई यूज्ड टू लाफ कि अच्छा अब आप भी शायरी करने लग गए। अच्छा तो ही मतलब ऑलवेज़ सपोर्ट्स मी। अच्छी बात है, चलता रहता है कि घर पे शायरी लेख के रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा। और मैम नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे लिखा तो आप कौन-कौन सी लैंग्वेजेस में लिखते हैं? बेसिकली आप हिंदी में लिखते हैं या आप और किसी लैंग्वेज में भी लिखते हैं? हम हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रेफर करती हूँ, बट हिंदी में लिखना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहे। तो बिल्कुल। फ्रेंकली स्पीकिंग कि जब तक मैं लिख नहीं रही थी, जी, सो मैं हिंदी से बहुत दूर होती जा रही थी। तो मुझे जी, ऐसा लगा कि अगर हम भारत के रहने वाले, हमारी जो भाषा है, अगर हम उस लिटरेचर को ही नहीं आगे ले जा पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल। इंग्लिश तो का तो सभी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की इंदौर की, उसका तो इतिहास ही इतना बड़ा है और उसमें इतनी सुंदर वहाँ के इतने कवि रहे हैं, वहाँ के जिन्होंने जैसे अभी झांसी की रानी पर इतनी सुंदर कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो वो बहुत प्यारी-प्यारी कविताएँ हैं, तो वहाँ का तो हम कहें कि इतिहास ही बहुत अपने आप में समृद्ध है, मध्य प्रदेश का। बिल्कुल, यहाँ की मिट्टी की ख़ासियत है। और मध्य प्रदेश इंदौर के लोगों के बारे में मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। वैसे तो यहाँ जो भी आता है वो यहाँ का हो जाता है। यहाँ के लोगों में ना एक इनोसेंस हमेशा बरकरार रहेगा। वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो उनका जान-पहचान वाला है या कोई अनजान है। बिल्कुल मैम, यही होता है प्यार वैसे भी भारतीयों में ये हमेशा से जड़ों से है जुड़ा हुआ है ये चीज़ें। जी।
तो मैम नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कविताएँ लिखी तो आप किसी एक जॉनर में लिखती हैं या आपको अलग-अलग थीम्स पे लिखना पसंद है? कि जैसे कुछ होते हैं कवि जहाँ किसी भा रस में लिखते हैं, जहाँ भक्ति रस हो गया, जहाँ फिर हम हो गया जैसे वीर रस पे लिखती कविताएँ, तो आपको किसमें लिखना ज़्यादा पसंद है जहाँ आप ऐसे अलग से हर थीम को प्रेफ़र करते हैं लिखना? मैम थीम का तो कोई इश्यू नहीं है। मैं सभी चीज़ों पे लिखना पसंद करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं मन के भाव लिखती हूँ। जी, लेकिन सोशल टॉपिक्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जी, कि क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, जी, स्पेशली वुमेन्स का हुआ या फिर मेल्स पर्सन्स का भी हुआ, तो उनकी जो पीड़ा है या उनकी भावनाएँ या जिस चीज़ों के थ्रू वो जा रहे हैं, उनको समझ के लिखना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। जी, बिल्कुल। नहीं, ये अदरवाइज़ सही है। श्रृंगार के लिखना तो सभी को पसंद होता है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो है। तो ऐज़ आपने कंपाइलर का भी वर्क किया है, कंपाइलर या आपने ऐज़ को-ऑथर किसी बुक में काम किया हो अभी तक या अभी करने वाले हैं, ऐसा कुछ है आपका प्लान? मैम कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, नाम ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती जी, एंड बिल्कुल, अभी एज़ अ मत कीजिए, को-ऑथर अभी आप छुपा उनकी के भी रखिए तो साइड में हम बेबी डे पे उसको ज़रूर लेकर आएँगे, रिवील करेंगे जी यहाँ मैम, पे। हाँ एज़ अ जी, को-ऑथर एक बुक आई है मेरी लास्ट ईयर दिसंबर में, जिसमें ओके। मेरा पोएट्री गई थी और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, तो जल्दी ही वो सामने आएँगे और जी, सोलो बिल्कुल। बुक्स भी आएँगे आपके। बिल्कुल, बिल्कुल, हम इंतज़ार करेंगे उनको देखने के लिए आपकी बुक्स को और हमारा हमेशा बेस्ट विशेज़ भी आपके साथ हैं, हमेशा से बीबीटी की और ताकि आप करें अच्छे से और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट मैम जैसे मैंने आपके बारे में देखा आप कविताएँ, कहानियाँ, ग़ज़लें लिखते हैं, तो आपने यहाँ पे कब से स्टार्ट किया एज़ अ ओपन माइक में परफ़ॉर्म करना कि ऑनलाइन में शुरू किया सबसे पहले या ऑफ़लाइन में? मैम ऑनलाइन में ही शुरू किया था, लास्ट ईयर दिसंबर में ही किया था। जैसे मैंने जी, बताया मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया कि दो आई एम एप्पल टीचर एंड ट्रेनर, तो ऐसा माइक का और स्टेज का फोबिया मुझे कभी रहा नहीं। लेकिन हाँ, आफ्टर माय सर्जरी जब मैंने एक ऑफलाइन माइक किया, सो आई मस्ट टेल यू मैं काँप रही थी। जी, मेरे माय हैंड्स वाज़ शिवरिंग। मुझे नहीं पता वो अंदर की कमज़ोरी थी या मैं 6 महीने बाद जी, लोगों को बिल्कुल। फेस कर रही थी। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हुँ, ऑनलाइन और हुँ, ऑफलाइन दोनों हुँ। करना बहुत ज़रूरी है। जी, भले बिल्कुल। ही हम लिखना ना सीखें, लेकिन एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ज़रूरी है। ये मतलब हमें दोनों में करने का लोगों से इंटरैक्ट करने का एक तरीका मिल जाता है कि हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, और दोनों ही ज़रूरी है। ऑनलाइन में ये है लाइक आप लोग कर रहे हैं तो इसको तो मैं एक चैरिटी वर्क ही कहूँगी, ये समाज सेवा से कम नहीं है। जो आप लोग फ्री में लोगों को प्लेटफ़ॉर्म देते हैं ना, तो ऑनलाइन आके ही उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जी। यही ऑफलाइन में बहुत काम में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू मैम आपने इतना प्यार है आप सबका बीबीटी के साथ इसलिए हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही कोशिश है कि हम पूरा करें वो सब लेखकों को अपने साथ लेके आएँ। तो ने बताया कि पिछले आपने कुछ सालों में जो भी किया, अभी आपकी जैसे बुक्स आप कह रहे हो कि आप वर्क कर रहे हो, आपको इसमें कभी करने में कोई दिक्कत आई या आपको हमेशा से अच्छे लोगोों का साथ मिला ताकि आप ईज़िली करते रहे इसको? एज़ अ राइटिंग में या बुक्स के रिगार्डिंग? मैम देखिए, साथ हमेशा दोनों तरह के लोगों का होता है, ये लाइफ है, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। बिल्कुल, आपके सपोर्टर्स भी होते हैं जो आपको अपलिफ्ट भी करते हैं और लैग पुलर्स भी होते हैं। बिल्कुल, सो जस्ट एक ही चीज़ सीखी है कि इग्नोरेंस बहुत ज़रूरी है उन लोगों के बिल्कुल। लिए, स्पेशली जो आपका लैग पुल करते हैं, तो अवॉइड देम एंड मूव अहेड। बिल्कुल, ये सही है, ये मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इसको याद रखें जो मैम ने सीख दी है, कि अगर कोई परेशान कर रहा है क्योंकि लाइफ में हमें ये लोग तो मिलेंगे, मिलेंगे, जो हमें हमेशा हमें आगे बढ़ता देख के जो नहीं चाहते हैं, वो हमेशा बुरा बोलेंगे, तो उनको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ जी, मैम तो मैंने ये भी सुना है कि आप पॉडकास्ट भी करती हैं स्टोरीज़ में, तो वो उसका थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स भी जानें कि वो अगर राइटिंग की दुनिया में आ रहे हैं, जब वो कहानियाँ लिखना चाहते हैं, तो उनको कैसे आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे?
देखिए पॉडकास्ट का अलग-अलग होता है। आजकल बहुत सारे लोग सोलो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सोलो पॉडकास्ट करने में क्या प्रॉब्लम होती है? बट व्हेन यू विल वर्क विद अ टीम कि कोई वॉइस ओवर कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट एडिटिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई बिल्कुल, उसका मैनेजमेंट सँभाल रहा है, तो अगर 4-5 लोगों की भी टीम है ना, तो आपके लिए काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। एंड बिल्कुल, व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ सर्कल जहाँ पे लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको डेफिनिटली ऐसे लोग मिल जाएँगे। तो आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप 4-5 लोगों को अपने साथ लेके चलिए। मतलब ग्रो टुगेदर वाला फॉर्मूला है। बिल्कुल, अगर कोई राइटिंग में अच्छा है तो हो सकता है कोई वॉइस ओवर में अच्छा हो। आप सोचो कि बिल्कुल, लिखा मैंने तो मैं ही वॉइस ओवर करूँ, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। तो बिल्कुल, आप हमेशा सबको साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे किसी भी काम में। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आई थिंक जो हमारे नए अपकमिंग राइटर्स हैं, जो चीज़ें ढूँढेंगे ऐसी, तो ये उनके टिप बहुत काम आने वाली है। तो नेक्स्ट मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एज़ अ जैसे अभी बीबीटी अपने ऑनलाइन ओपन माइक्स करता है, तो वो कितना लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है कि हमें इसमें अगर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो हम क्या-क्या करना चाहिए हमें? मैम देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके लिए मैं कमियाँ निकालूँ बीबीटी में। मैं खुद अपने एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी बीबीटी से, और जो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं और हर ज़ोनर के हैं, हर लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब अपने आप में एक्सपर्ट हैं। एंड द बेस्ट थिंग एवरीवन इज़ डाउन टू अर्थ। जी। जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, मैं तो ये कहूँगी कि सब आप ही के कारण जुड़ते हैं शायद बीबीटी से, हमें किसी और से मतलब नहीं होता। बस मीनू पॉपर इज़ देयर, दैट्स व्हाई वी आर देयर। थैंक यू तो मैम, थैंक वो यू एक सो है, मच। आप लोग जो कर रहे हैं, रेज़ा सर का जो रहता है पीछे से स्पॉन्सरशिप का सपोर्ट, और जिस तरह से आप लोग मोटिवेट करते हैं ना, वो बिल बहुत अच्छा है। एंड सिर्फ़ एक चीज़ चाहेंगे कि जल्दी से ये चीज़ ऑफ़लाइन आए और हर शहर में हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, हम कोशिश में हैं इसी के, थोड़ी-सी हम तैयारी में लगे हुए हैं इसकी कि करेंगे बहुत जल्द, पूरी कोशिश है हमारी। वी आर वेटिंग मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नहीं, नहीं मैम, पूरी कोशिश है। और नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कभी ऐज़ा, हम बचपन से इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके पेरेंट्स ने कभी आपको मोटिवेट, उन्होंने कभी कहानियाँ सुनाई, तो आपको कौन-सी कहानी या कविताएँ सुननी बहुत पसंद थी? या किसी कवि को पढ़ना आपको बहुत पसंद था कि आप उनकी कविताएँ, कहानियाँ पढ़ते थे? जैसे इतने अच्छे-अच्छे कवि रहे हैं हमारे देश में, तो किनको पढ़ना आपको मैम बहुत पसंद था? बचपन में तो देखिए ज़्यादातर सुभद्रा कुमारी चौहान और नीरज जी को मैंने पढ़ा। और राइटर्स की बात करें तो मुझे टैगोर साहब की और मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। और मैं थोड़ी-सी ना वो नॉवल सुरेंद्र मोहन पाठक जी के नॉवल भी बहुत पढ़ती थी, जासूसी, जी, तो वो भी एक इंटरेस्ट रहा। तो जी। कविता में, और बाकी अगर उर्दू की बात करें तो निदा फ़ाज़ली साहब को बहुत पढ़ा मैंने, और उनकी वो माँ वाली जो ग़ज़ल है, वो नज़्म मेरी बहुत दिल के करीब है। बचपन से मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि माँ के ऊपर इससे अच्छा शायद ही कोई कभी लिख पाया होगा। अगर मैम हो जाएँ वो 2 थोड़ी-सी लाइनें, अगर आपको याद है तो? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, कैसे भूल सकते हैं, इतने महान लेखकों की नज़्में हैं। जी। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पे कान धरे, आधी जागी आधी सोई थकी दोपहरी जैसी माँ। चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज पे उठ बजती घर की कुंडी जैसी माँ। और इसके बाद की जो 2 लाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में अगर कोई समझ पाए, बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन, थोड़ी-थोड़ी सी सब में, बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन, थोड़ी-थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। बहुत पाठ सुंदर। की अपना चेहरा माथा, आँखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। मतलब हमारे इतने अच्छे कवि रहे हैं, गज़लकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, जिन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें लिखी हैं, और वो बिल्कुल। हमेशा मोटिवेट करती हैं हमें कुछ लिखने के लिए। एग्ज़ैक्टली, तो ऐसे लोगों को पढ़ के लगता है हुँ, कि नहीं, हम भी एक एक तो भावनाएँ आती है कि सच में हाँ, माँ इतने रोल प्ले करती थी, और माँ बिल्कुल, कभी लड़की भी थी जो हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया। बिल्कुल, तो ये ये तो है। चीज़ें हमें मोटिवेट भी करती, साथ में रियलाइज़ भी करवाती, हमारा नज़रिया भी बदलती है लोगों को देख के। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम किसी अच्छी कविता, कहानी को पढ़ते हैं, तो उससे अपने आप में एक मोटिवेशन अपने आप जागती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, और कभी-कभी ये चीज़ें हमारे दृष्टिकोण को बदलने में बहुत सहायता देती हैं।
जी, मतलब कहते हैं कवि तलवार से नहीं, वो कलम से बात करता है, उसकी कलम ही समाज को बदलने की ताकत रखती है। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छी है, कविता भी बहुत अच्छी थी मैम। और जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में अगर हम अपने नए राइटर्स को एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म देना चाहें, उनको सिखाने के लिए, तो हमें उनको क्या प्रेफ़र करना चाहिए पहले कि ताकि वो अपने आप को सीख के और एक अच्छा काबिल राइटर या स्पीकर बना सकें? मैम देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म में, देखिए प्लेटफॉर्म में तो ये होता है कि आप वहाँ पे आपकी जो पोम्स है वो आप रिसाइट करोगे, या आपकी बिल्कुल, कविता गजलें जो है वो आप वहाँ पे पढ़ते हो, काव्य पाठ करते हो। लेकिन एज अ राइटर अगर कोई जैसे नवोदित कलाकार हम बोलते हैं, नवोदित लेखक बोलते हैं, तो मेरा यही कहना है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, द मोर यू विल रीड, द मोर यू विल लिसन, द मोर यू विल लर्न। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और ये चीज़ कभी नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बेसिक्स है हमारा, अगर एक राइटर का कोई कवि है, जो भी लिख रहा है, उसको सीखते रहना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। बिल्कुल, बिना सीखे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमने भी सीख-सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी आगे सीखते ही रहेंगे, क्योंकि सीखने का सर्कल कभी खत्म ही नहीं होता लाइफ में। बिल्कुल मैम, सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। और किसी भी चीज़ को सीखने में कोई बुराई नहीं होती। आप कविता करते हैं, आप गज़ल सीखिए, गज़ल करते हैं, छंद सीखिए, हर चीज़ में अपनी एक खूबसूरती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम नेक्स्ट जो है हमारा, बस यही मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बीबीटी और बाकी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स में कितना फ़र्क है? बीबीटी उनसे कुछ अच्छा कर रहा है कि हमें कुछ उनसे क्या डिफ़रेंस आपको लगता है बीबीटी और बाकी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स में? मैम देखिए सब प्लेटफ़ॉर्म्स का अपना-अपना कुछ प्रोटोकॉल होता है। बीबीटी की बेस्ट थिंग ये है कि अ, आज़ादी बहुत है, सच बात बताऊँ तो। जी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी। तो बिल्कुल, ये जहाँ आज़ादी मिल जाती है ना, तो आपके जो भाव होते हैं वो बाधित नहीं होते, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ बेस्ट है। बाकी जगह ये होता है कि आप ये प्रमोट नहीं करो, आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। सो यू आर मेंटेनिंग द प्लेटफ़ॉर्म विद डिग्निटी एंड यू आर जी, गिविंग दैट काइंड ऑफ फ्रीडम आल्सो। जी, तो ये सभी लोग इक्वली एन्जॉय कर रहे हैं। और जभी भी ओपन माइक होता है तो मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि जितने रजिस्ट्रेशन किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आते, उससे कहीं ज़्यादा, इवन मतलब 30-40 वी ऑल आर वेटिंग कि 40 के बाद भी हाँ, हमारा नाम आ जाए, हम रजिस्टर हो जाएँ। बिल्कुल। ये हाँ जी, ये प्यार है आप सबका कि हमें मिलता है, तो हम इसीलिए मोटिवेट हम भी हो रहे हैं, तो हम करते जा रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो शायद हम भी रुक जाते कहीं पर। नहीं, वो देखिए वो होता है ना, इट्स लाइक अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। जी। तो वो आपके अंदर कुछ बात है ऐसी कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये प्यार है, मुझे भी सबका मिलता, तो इसलिए मैं भी वो एक हिम्मत मुझे मिलती है, तो मैं करती जा रही हूँ। और मेरी टीम है जो हेल्प करती है सारी चीज़ों में, तो बस यही इसीलिए हम Yes, she is very good in designing and that graphics, so she always do that. कई बार लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते, so she helps in that also कि ठीक है आप अपना फोटो भेज दो, I'll fill your form. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मोटिवेट रहती है वो काम करने में। आज भी संडे इवन वो कर रही है काम कुछ। तो लगे हुए हैं सब। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बातें करके, आपके बारे में जानकर। तो नेक्स्ट हम बस वेट करेंगे आपकी जो प्यारी-प्यारी बुक्स आ रही हैं वो आएँ, उनको हम भी देखें और पढ़ें। और Thank you. और हमारी बिल्कुल शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। तो जाने से पहले मैम कुछ टिप्स अगर हो जाए राइटर्स के लिए, अगर आप कुछ देना चाहें, जो राइटर्स लिखते हैं उनके लिए, वो कुछ कैसे अपनी राइटिंग्स को और अच्छा बना सकते हैं, उनके लिए कोई टिप? देखिए टिप्स देने के लिए वैसे मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बता पाऊँगी कि सबसे बड़ी बात कि अगर कोई आपकी राइटिंग में कोई गलती निकालता है ना, तो उसको जी, कभी भी नेगेटिवली ना लें। उसको बिल्कुल, पॉजिटिव वे में लें और उसको सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव ले लिया, तो आपकी कलम वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे, उसको सुधारोगे, आगे बढ़ोगे। वोकैब्युलरी आप हमेशा अपनी एनहांस करते रहिए। कुछ बिल्कुल, शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में अच्छे लगते हो, कुछ संस्कृत में भी होते हैं, कुछ बिल्कुल, उर्दू में भी होते हैं, तो आप सभी को एक्सप्लोर करते रहिए। तो इसीलिए जैसे मैंने मेंशन किया कि आप पढ़ते रहें, सुनते रहें लोगों को, तो आपको बिल्कुल, आइडियाज़ भी आते रहते हैं। तो बिल्कुल, यही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी नेगेटिव कमेंट को प्लीज़ दिल पे ना लें,
अपना लिखना जारी रखें। अगर बिल्कुल, कोई नेगेटिव भी बोलता है ना, तो इट्स लाइक कि फेंके हुए पत्थर बटोर लो और अपना किला तैयार कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा जयश्री मैम ने। व्यूअर्स को ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए, राइटर्स को याद रखनी चाहिए कि क्रिटिसाइज़ होना गलत नहीं होता। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपकी गलती निकाली है, तो उसको सुधारिए, सुधार के आप बेस्ट बन जाएँगे उससे। बिल्कुल, जी। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम बस जाने से पहले मैं चाहती हूँ आपसे कुछ, अगर मुझे कुछ पंक्तियाँ सुनने को मिल जाएँ, कोई भी, आपके मन के करीब हो, जो आपको अभी जो भी याद हो। वैसे तो चलिए मैं सुना देती हूँ। एक छोटी-सी है कविता जो मेरे मन के बेहद करीब है, जी, क्योंकि ये एक लाइफ के बारे में ही है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूँढने में लगे रहते हैं। तो बस वैसा ही है। मन का शोर सुन सके वो कान ढूँढ रही हूँ, गूंगों के शहर में ज़बान ढूँढ रही हूँ। बहुत सुंदर। बचपन में उड़ाए थे ख्वाहिशों के कई सारे, आज वो सब कागज़ के विमान ढूँढ रही हूँ। खेतों की सकरी पगडंडियों पर पतंग लेकर दौड़ा करते थे कभी, तरक्की की खोज में जाने किन राहों पर निकल आए, आज उन पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं। बहुत सुंदर मैम। भौतिकवाद के मकड़ जाल में ऐसे उलझ कर रह गई है जिंदगी, सब कुछ होकर भी सब अधूरा ही रहा। जो मेरी भूख मिटा सके वो पकवान ढूंढ रही हूँ। बहुत सुंदर। आखिरी जो है इसका बंद वो आधुनिकता के नाम है, जी, कि आधुनिकता ने सोच और कपड़े दोनों ऐसे काट छाट के रख दिए, कौन भेड़ कौन भेड़िया पहचानना मुश्किल है जरा। जिसमें बहुत सुंदर। महफूज समझ सकूं खुद को वो गिरेबान ढूंढ रही हूँ। मन का शोर सुन सके वो कान ढूंढ रही हूँ, गूंगों के शहर में जबान ढूंढ रही हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत गहरे भाव लिखे हैं आपने इस कविता के अंदर। प्यारी सी छोटी-सी कविता है, बहुत ही प्यारी है, पर इसके अंदर जो भाव हैं बहुत गहरे हैं। बहुत सुंदर थैंक यू लिखा सो आपने। ऐसे ही मैम जुड़ते रहिए और हमें अपनी प्यारी-प्यारी कविताएँ सुनाते रहिए। और थैंक यू सो मच मैम टाइम देने के लिए। और मच। थैंक्स टू यू टू मैम, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, और आप जिस तरीके से हमें ऑनर कर रही हैं, जिस तरीके से हमें प्रेज कर रही हैं, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू मैम, यही थैंक यू सो हमें मच। आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ऑल द व्यूअर्स की प्लीज़ हमारी ये वीडियो को, एपिसोड को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि ऑल द व्यूअर्स की प्लीज़ हमारी ये वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो प्लीज़ लाइक बीइंग थैंक विद यू अस। सो थैंक यू सो थैंक यू मैम। थैंक यू मीनू मैम। थैंक यू।